Manish sir, am I audible? Yes, yes. नमस्कार सर। नमस्कार। तो विक्रांत प्रणाम। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा संचालित नव प्रवेशित छात्रों हेतु 15 दिवसीय छात्र विकास कार्यक्रम के इस पहले राष्ट्रीय वेबिनार आधुनिक शिक्षा एवं नैतिक मूल्य में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े एवं आज मुख्य रूप से पधारे हमारे आज के मुख्य एवं प्रख्यात मृदुभाषी वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, संस्थान के प्रबंधक मंडल के सभी सम्माननीय सदस्य एवं अधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षकगण एवं जिनके लिए यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ऐसे प्यारे बच्चों, मैं प्रोफेसर कुलदीप पाठक आप सभी का इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में संपूर्ण विक्रांत परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। श्रद्धेय पचौरी जी, हाल ही में मैं एक ऑनलाइन कार्यक्रम में आपको सुन रहा था और शायद शिक्षक दिवस था, जहां आपने कहा कि केवल शिक्षक बनना पर्याप्त नहीं है और अब शिक्षकों को ज़रूरत है कि वे गुरु बनने की चेष्टा करें, गुरु बनने की ओर अग्रसर हों, क्योंकि गुरु बनकर ही भारत की संस्कृति, वैदिक मूल्यों और परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है, ऐसा आपने कहा। तो ऐसे गुरु की खोज हमारे नव प्रवेशित बच्चों के लिए शायद आज हमने आपके रूप में कर ली है। माननीय, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इन नए बच्चों के लिए सफल गुरु, या मैं बोलूँगा कि एक ऐसे महान गुरु जो इनको भारतीय मूल्यों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित करा सकते हैं, वो खोज हमारी पूर्ण हुई। तो सबसे पहले गुरुदेव, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से हमारे बच्चों के लिए इतना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं संपूर्ण विक्रांत परिवार की ओर से सबसे पहले कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आपकी एवं यहाँ मौजूद सभी लोगों की आज्ञा से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ। जी। तो धन्यवाद सर। शिक्षा में मैं कहूँगा कि भारतीयता के लिए समर्पित और शिक्षक के उच्च मानदंडों को स्थापित करने वाले हम सबके आदर्श आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी वास्तव में वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि आज यहाँ युवा पीढ़ी पहली बार आपसे मुखातिब होने जा रही है, मैं आपके आदर्श जीवन का उनको एक परिचय जरूर देना चाहूँगा। डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी ने इतिहास, समाज कार्य और हिंदी साहित्य में एमए तथा इतिहास में पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर पचौरी जी ने शासकीय भगवत सहाय महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के 6 वर्ष तक चेयरमैन रहकर सेवा भी की है। साथ ही डॉक्टर पचौरी शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर के 2 वर्ष तक चेयरमैन रहे हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के साधारण परिषद के 3 वर्ष तक संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। और इन सबसे ऊपर जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी लगता है कि आदरणीय पचौरी जी मानस मर्मज्ञ हैं। प्रभु राम की जो संपूर्ण कथा है, मानस मंथन नाम से YouTube चैनल पर आपके मुख से नित्य प्रातः सुबह यानी कि सुबह 7 बजे जाने अपने जीवन की राम कथा इस नाम से प्रतिदिन नियमित रूप से पिछले लगातार 206 दिनों से
संचालित की जा रही है, प्रसारित की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार आज 206 दिन हो चुके हैं। अनेक पुस्तकों का लेखन आदरणीय के द्वारा किया गया है, जिसमें 2 पुस्तकें मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई हैं, और साथ ही शायद ही देश का ऐसा कोई संस्थान होगा जहां आदरणीय का व्याख्यान न हुआ हो। डॉक्टर पचौरी जी ने शासकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा में 26 वर्ष तक शिक्षण का कार्य किया तथा प्राध्यापक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में गुरु शिष्य की परंपरा, जो कि एक बहुप्रतीक्षित भारतीय परंपरा है, इस परंपरा के अंतर्गत लगभग 5000 शिष्यों के शिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर पचौरी जी अपने संगठन भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय महामंत्री के दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। हाल ही में आदरणीय पचौरी जी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित भारतीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यबल का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। तो ऐसे प्रबल चरित्र के धनी शिक्षक, महान शिक्षाविद एवं हम सभी के आदर्श एवं एक प्रख्यात शब्दकार मैं कहूँगा, आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, हम आपको पाकर बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहे हैं और हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि आपने हमें अपना समय दिया। इस मौके पर संस्थान के समूह निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण सर भी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय के सम्मान में 2 शब्द कहकर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। रिस्पेक्टेड ग्रुप डायरेक्टर सर। नमस्कार। सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, आपको चरण स्पर्श करता हूं, आपको अभिवादन करता हूं। मैं इस अवसर पर, ये वेबिनार पर आपको स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट सर। दोस्तों, अब मैं संस्थान की युवा शक्ति के प्रतीक सचिव श्री विक्रांत सिंह राठौर सर आपसे अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे मुख्य वक्ता का 2 शब्द कहकर स्वागत करें। आदरणीय सचिव महोदय। नमस्कार सर। आज के इस अवसर पर जहां हमारे नए प्रवेशित छात्र अपने कॉलेज को जान रहे हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं सर। यह हम सभी का सौभाग्य है कि आपके जैसा विशाल व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है। हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि इस इंडक्शन प्रोग्राम में आपका सेशन ज़रूर रहे सर, क्योंकि जो प्रेरणा हमारे स्टूडेंट्स को आपके शब्दों से, आपके विचारों से मिलती है, उसकी हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। मैं यही आशा करूंगा सर कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर, इस संस्था के ऊपर हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को प्लीज स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट सर। और मैं ये भी सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे केडी सर का आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे केडी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट सर। तो दोस्तों, अब आज के मुख्य वक्ता जिनको सुनने के लिए खासतौर से मैं बहुत बेसब्र हूँ। मैं सर को अपना आदर्श मानता हूँ, सर को बहुत सुनता हूँ और मेरा ख्याल है कि आज यहाँ मौजूद हर एक शख्स सर आपको सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और इस इंतज़ार को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। मैं श्री पचौरी जी से निवेदन करूँगा कि वे आज के विषय आधुनिक शिक्षा एवं नैतिक मूल्य, इस विषय पर हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर पचौरी सर। बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय ग्रुप डायरेक्टर सत्यनारायण सर, इस विक्रांत समूह के यशस्वी और युवा सचिव मेरे अभिन्न
आदरणीय विक्रांत सिंह राठौर जी, जिनका आज जन्मदिन है, इनकी वाणी अंदर तक हमको आनंदित करती है। ऐसे कुलदीप सर को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं, यशस्वी जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि विक्रांत कॉलेज में जाने का पिछले कई वर्षों से निरंतर अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरी रुचि का संस्थान है। आदरणीय राठौर सर ने बहुत मन से इस संस्थान को संवारा है। उनका अपना जो दर्शन है, युवा पीढ़ी को गढ़ने का काम करने में आज बहुत कम लोग लगे हुए हैं। उनमें से एक हैं आदरणीय राठौर साहब। आदरणीय विक्रांत जी को जब देखता हूं तब समझ में आता है युवा पीढ़ी के अंदर संस्कार होने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। यदि ये संस्कार रोपित कर दिए जाएं तो फिर जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए आधुनिक शिक्षा में नैतिक मूल्य, इस विषय को लेकर आज का जो राष्ट्रीय वेबिनार है उसमें उपस्थित आप सभी मित्रों का मैं मनःपूर्वक स्वागत करता हूं। आज के युग में किसी को सुनना बहुत कठिन काम होता है। मैं पिछले 7 महीने से लगातार देश भर में इस प्रकार के वेबिनार में जा रहा हूं। विभिन्न ऑनलाइन कक्षाएं भी ले रहा हूं और प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों से बात भी कर रहा हूं। उसका सबका अनुभव बड़ा अलग प्रकार का है। अनुभव यह है कि ऑनलाइन कक्षा से और इस तरह के गेस्ट लेक्चर से विद्यार्थी बहुत सहमत नहीं हैं। 6 घंटे तक कितना सुनना, किसको सुनना, कैसे सुनना, लॉगिन करने के बाद अपना मोबाइल चालू करके अपनी बाकी पसंदीदा चीजों को देखने में लग जाना, यह इस प्रकार के गेस्ट लेक्चर्स की ऑनलाइन स्थिति में स्वाभाविक परिणति में रोज देखता हूं। फिर भी बिना अपनी बात कहे मैं कभी मानता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक और अनुभव है। जिसने भी एक बार ध्यानपूर्वक इस विषय को सुना है, एक शब्द भी जीवन में उतर गया है, उसका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया है। इसलिए मैं स्वतंत्रता देता हूं आपको तय करना है। मैं अपना पूरा समय, पूरा श्रम, पूरा प्रयत्न लगाकर अपनी बात आपसे कहूंगा, परंतु आप अपनी चित्त की वृत्ति के अनुसार उसको कैसे ग्रहण करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। क्योंकि एक शब्द जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। व्याख्यान का एक शब्द कोई छूट गया आपसे, हो सकता है वही शब्द आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला हो। मैं बार बार युवाओं के बीच में जाता हूं। एक कहानी मुझे बहुत पसंद है, नव प्रवेशित छात्रों को मैं जरूर सुनाता। पिछले 206 दिन से लगातार राम कथा कहने के बाद जीवन का जो अनुभव आया है,
उस अनुभव से एक ही बात सिद्ध हुई है, इस जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसके जीवन में सफलता नहीं है। दो चीजें उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलती, किसी काम में सिद्धि नहीं मिलती और सुख नहीं मिलता, जो गुरुमुखी नहीं है, जो मनमुखी है। जो अपने मन की बात मानता है वह सदैव असफल रहता है, और जो गुरु की मानता है वो सदैव सफल होता है। इसलिए हमारा पूरा प्रयत्न देश भर में एक ही बात पर है, इस राष्ट्र में गुरु के महत्व की पुनः स्थापना करना। क्योंकि गुरु का महत्व स्थापित हो जाएगा तो हर विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाएगा। संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं वे गुरुमुखी लोग सफल हुए हैं। और आज अधिकांश लोग अगर असफल दिखाई दे रहे हैं, उसके मूल में है मनमुखी वृत्ति। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक मनमुखी, दूसरे गुरुमुखी। सरल शब्दों में कहें तो जो अपने मन के सेवक हैं, जो अपने मन की बात मानते हैं, जो मन के अनुसार चलते हैं, वे मनमुखी हैं। और मन की प्रवृत्ति है, मन कभी भी किसी अच्छे काम के लिए करता ही नहीं है। बहुत प्रैक्टिकली आप लोग अपने अब तक के जीवन पर विचार करके देखिए। जितनी परीक्षाएं आपने अब तक जीवन में दी हैं, एलकेजी से लेके 12वीं तक, उन सारी परीक्षाओं में आप 100% अंक ला सकते थे, क्योंकि सिलेबस इतना ही होता है जो 2-3 महीने में याद किया जा सके, पढ़ा जा सके, तैयार किया जा सके। पर कभी आपके 100% मार्क्स नहीं आए। विचार किया क्या आपने कभी? थोड़ा आज विचार कीजिए। इसके पीछे का एक ही कारण है, मनमुखी वृत्ति। हमने जुलाई में जब पढ़ना शुरू किया होता है, तब ये मन कहता है अभी तो बहुत समय है, पढ़ लेंगे। और मन के आज्ञाकारी सेवक की तरह हम तत्काल प्रभाव से मन की बात मानते हैं और किताबें उठा के रख देते हैं। जुलाई निकल जाती है, मन कहता है अब झंडे के बाद 15 अगस्त के बाद से शुरू करें। 15 अगस्त के बाद गणेश जी आ जाते थे, गणेश जी के बाद माता आ जाती थी, माता के बाद करवा चौथ आ गई, दीपावली आ गई, और दीपावली के बाद दिसंबर आ जाता था। फिर हम कहते थे 1 तारीख से पक्का पढ़ेंगे, और 1 तारीख से पक्का पढ़ेंगे। कई बार टाइम टेबल बना लेते थे, सवेरे 5 बजे जगेंगे, रात तक का पूरा टाइम टेबल बनाते थे। और ठीक 5 बजे अलार्म बजता है 1 जनवरी को, पर तभी मन कहता है अभी 5 मिनट और सो लेते। मनमुखी है, मन की बात मानी और 5 मिनट सो गए अलार्म बंद करके, और कब 6:30 और 7 बज गए पता नहीं चलता। और ये करते करते परीक्षा आ जाती है, और पेपर हाथ में आते ही मन को लगता है थोड़ा सा पढ़ लेते तो मजा आ जाता। सब पढ़ा हुआ सा लगता है, पर अच्छे से नहीं पढ़ा, नंबर थोड़े कम आते हैं। और रिजल्ट के बाद मन में एक संकल्प और आता था, इस बार अपन शुरू से पढ़ेंगे। पर मनमुखी होने के कारण ये कभी हो नहीं पाया, और इसलिए हम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर नहीं पाए।
क्योंकि हमें कोई गुरु नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला जो मनमुखी से हमें गुरुमुखी बना दे। गुरु की भूमिका क्या है, क्या करता है गुरु? एक कहानी सुनाता हूं छोटी। एक कराटे के गुरु के पास विद्यार्थी गया, आपके जैसा विद्यार्थी था, और जाकर उसने कहा, मैं सैकड़ों गुरुओं के पास जा चुका हूं, जाकर अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं, मैं कराटे का विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं। जैसे ही मेरा यह वाक्य सुनता है, गुरु मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और देखने के बाद कहता है, नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। सैकड़ों गुरुओं से निराश होकर लौटा हूं, तब आपके पास आया हूं। उस कराटे के गुरु ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा। देखने के बाद इसकी आंखों में झांककर पूछा, तुम वास्तव में विश्व चैंपियन बनना चाहते हो? इसने कहा, यस सर। जो बोलूंगा सो करोगे? इसने कहा, यस सर। कभी मन में कोई डाउट तो नहीं लाओगे? इसने कहा, नो सर। तो तुम विश्व चैंपियन बन जाओगे। एडमिशन दे दिया, 40-50 लोगों को और वो ट्रेनिंग देते थे, इसको भी उनके साथ जोड़ दिया। पहला दिन है आज इसकी ट्रेनिंग का। मन में बड़ी ऊर्जा है, विश्व चैंपियन बनने की प्रबल इच्छा है। कराटे का दाव सिखाया सामने वाले पर चलाने के लिए, एक दाव सिखाया आज, पहला ही दिन है। बचने के 2-3 दाव सिखाए, बाकी लोगों को चलाने के भी नए दाव सिखा रहे हैं। ये देख रहा है, पूरे शाम तक एक ही दाव सिखाया है आज। उसको लगा पहला दिन होगा इसलिए एक दाव सिखाया। घर गया, नींद नहीं है आंखों में, इच्छा बहुत बड़ी है विश्व चैंपियन बनने की, इसलिए बहुत मेहनत की ईमानदारी से उस दाव को परफेक्ट कर लिया, चला चला के प्रैक्टिस करके, जिससे गुरुजी कल नया दाव सिखाएं। अगले दिन पहुंचा है, बहुत उत्साहित है। गुरुजी आज इसको देखकर खुश हो जाएंगे मेरी प्रैक्टिस को, तो नया दाव सिखाएंगे, जल्दी जल्दी सारे सिखा देंगे। चला के दिखाया है गुरु को, और गुरु की आंखों में झांकते हुए मानो प्रश्न किया, आगे क्या? गुरु ने बचने के 2-3 नए दाव और सिखाए, पर चलाने के लिए कहा, बेटा इसी की प्रैक्टिस कर। थोड़ा खराब लगा है, फिर प्रैक्टिस की है। 15 दिन हो गए, एक ही दाव की प्रैक्टिस करा रहे हैं गुरु। बहुत परफेक्ट प्रैक्टिस है। बचने के लिए रोज नए सिखाते हैं, चलाने के लिए एक ही दाव की प्रैक्टिस चल रही है, पर न कुछ पूछ रहा है, न दूसरों से सीख के कोई कॉपी कर रहा है किसी को। 6 महीने हो गए, एक ही दाव जानता है। पहले कंपटीशन में उतारा, 2 मिनट के अंदर ही जीत गया, पहला मेडल मिला है। बड़ा खुश हुआ है, आज गुरु को मेरी क्षमता पर भरोसा हो गया होगा, अब तो नया सिखाएंगे। मेडल लाके गुरु के चरणों में रखा, आंखों ही आंखों में माने फिर पूछा, अब क्या? और गुरु ने समझ के उत्तर दिया, उसी दाव की प्रैक्टिस कर। धीरे धीरे मित्रों, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, एक ही दाव की प्रैक्टिस करते करते, अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेते लेते ये वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। बहुत खुश है, जीवन की सारी साधना पूरी हो गई है। सारे मेडल लेके गुरु के पास आया है। जिस प्रयोजन से आपके पास आया था, वो प्रयोजन पूरा हो गया, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरु ने हंस के कहा, मैं जानता हूं तू क्या पूछना चाहता है।
लेकिन पूछ, अच्छा लगेगा मुझे। इसने पहली बार प्रश्न किया है, आपने मुझे चलाने के लिए केवल एक ही दांव सिखाया, क्यों? विश्व चैंपियन बनने के बाद पूछ रहा है मित्रों। आप होते तो कब के छोड़ चुके होते। विश्व चैंपियन बनने के बाद प्रश्न है, एक ही दांव सिखाया आपने गुरुजी, क्यों? गुरु ने हंस के कहा, 7 वर्ष पहले जब मेरे पास आया था, वो दिन तुझे याद है? उसने कहा, जी। क्या कहा था तेने? विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं। जैसे ही गुरु के सामने ये इच्छा रखता हूं, ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है नॉट पॉसिबल। तब मैंने तुझे ऊपर से नीचे तक देखा था। ऐसी तेरी कौन सी बड़ी कमजोरी है जिसके कारण हर गुरु कहता है नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल? मैंने तेरी उस कमी को पहचाना था। तेरा दायां हाथ कंधे से कटा हुआ था, जिसका राइट हैंड हो ही नहीं, और वो कराटे का विश्व चैंपियन बनने की इच्छा रखता हो। ये देखकर साधारण गुरु नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेगा। परंतु मैंने तेरी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा था, और तब मैंने तय किया था, क्यों न तेरी इस सबसे बड़ी कमजोरी को तेरी सबसे बड़ी ताकत बना दूं। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी तेरा दायां हाथ नहीं है, राइट हैंड नहीं है, इसलिए मैंने तेरे लिए वो दाव चुना जिससे बचने के लिए प्रतिद्वंदी का सीधा हाथ पकड़ना कंपलसरी है। जब तक सीधा हाथ नहीं पकड़ेगा वो बच नहीं पाएगा उस दाव से, और तेरा सीधा हाथ है नहीं, पकड़ेगा कहां से? इसलिए बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए तू एक दाव के सहारे आज विश्व चैंपियन है। मित्रों, ये गुरु वह होता है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान कर उसे हमारी सबसे बड़ी ताकत में परिवर्तित कर देता है। इस गुरु के प्रति सम्मान का भाव जिसके मन में आ जाता है, वह जीवन में प्रत्येक परीक्षा में सफलता पा जाता है। ये परीक्षा केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती, केवल जीवन की परीक्षा भी नहीं होती। इस समाज को चलाने के लिए जो आवश्यक नियम होते हैं उनको नीति कहा जाता है, और जो नीति से संबंधित होता है उसको नैतिक कहते हैं। आधुनिक शिक्षा और नैतिक मूल्य, भारत में इन नैतिक मूल्यों पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही दी जाती थी। उसके अंदर ऐसे गुणों का विकास किया जाता था जो अपने माता पिता को सम्मान देते थे, जो अपने समाज की चिंता करते थे, जो अपने राष्ट्र की चिंता करते थे। स्वार्थ जिनके अंदर नहीं होता था, परमार्थ के लिए ही अपना जीवन जिनका आदर्श होता था। समाज में केवल उन लोगों के नाम आज भी जीवित हैं जिन्होंने इन मूल्यों को स्थापित किया है। कीमत और मूल्य में मित्रों अंतर होता है। यह हो सकता है कि सत्य बोलने के बाद आपको उसकी कीमत कुछ नहीं मिले, लेकिन जो मूल्य स्थापित हुआ वह पीढ़ियों तक चलने वाला है। जिस तरह की नैतिक चीजें उसके अंदर डाली जाती थी, एक बहुत साधारण सा बच्चा
अत्यंत दरिद्र परिवार, घर में कटहल का पेड़ लगा हुआ था। कटहल पक रहा है, बच्चे को बहुत तीव्र इच्छा है ये कब पके और कब टूटे और मैं कब इसका स्वाद लूं। बहुत प्रतीक्षा के बाद कटहल पका। पिता ने तोड़ा, बच्चे की बड़ी जिज्ञासा है, मां अब मुझे खाने को देगी, मां से मांगा। इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद जैसे ही मांगा, मां ने धीरे से एक चपत लगाई। अरे पगले, ऐसे थोड़ी खाते। तो मां ने कहा ये कटहल कटेगा, फिर पूरे गांव के हर घर में जाएगा, इस पर केवल अकेला हमारा अधिकार नहीं है। ये पेड़ प्रकृति का वरदान है, इसलिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक इसका पहला फल का स्वाद पहुंचना चाहिए। छोटे छोटे 50 दोने मां निकालती है, छोटे छोटे टुकड़े 50 उस कटहल के पके हुए के करके रखती है। वो बालक पूरे गांव में बांट कर आता है। तब मां को धीरे से ये कहने का साहस कर पाता है, अब मैं कटहल का आनंद लूंगा। तब मां उसे कटहल देती है। ये नैतिक मूल्य मां ने इस बालक के अंदर स्थापित कर दिया, बांट कर खाना, उपभोग नहीं त्याग। इस नैतिक मूल्य के कारण यह साधारण सा बालक आगे चलकर विनोबा भावे के रूप में विकसित होता है। और ये कटहल बांटने की प्रवृत्ति भूदान आंदोलन का रूप ले लेती है। लाखों हेक्टेयर भूमि भूस्वामियों से दान में लेना और भूमिहीनों को बांटने का काम करने वाले संत विनोबा भावे इस नैतिक मूल्य के कारण ही इस स्थिति में पहुंचे। हमको जीवन में सफलता चाहिए, हमको सिद्धि चाहिए, हमको प्रसन्नता चाहिए, तो अपने जीवन में इन नैतिक मूल्यों का समावेश करना ही पड़ेगा। पेड़ पर हंस रहते थे, 20-25 हंस थे। एक छोटी सी बेल पेड़ से लिपटी। बहुत सीनियर हंस ने कहा, इस बेल को अभी लिपटने से रोको। एक ने पूछ लिया, क्यों ताऊ, तुझे क्या दिक्कत है इससे? बोले, यदि अभी इसे नहीं रोका गया तो ये बेल लिपटते लिपटते इतनी मोटी हो जाएगी कि सीढ़ी जैसी बन जाएगी और हमारी जान के लिए खतरा उत्पन्न कर देगी। मजाक उड़ाया आप जैसे पढ़े लिखे युवा हंसों ने। क्या ताऊ, तेरे दिमाग में भी ऐसी लंबी लंबी बातें चलती? ये इतनी दुबली पतली सी बेल, ये बेचारी हमारे लिए क्या संकट बन जाएगी? एक ने भी ध्यान नहीं दिया हंस की बात पर। और धीरे धीरे वह बेल बड़ी होती गई, पेड़ से लिपटती गई और अंततः इतनी मोटी हो गई कि सीढ़ी जैसी बन गई। अब सबको वो खतरा समझ में आ रहा था, लेकिन करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं था। एक दिन बहेलिये ने देखा, उस सीढ़ी का उपयोग किया। हंस जब गए थे दाना चुगने के लिए, उसने जाल फैला दिया और अंततः सारे हंस उसमें फंस गए। बहुत दुखी थे। तो सीनियर हंस एक तरफ बैठा था शांत। जाल में फंसे ये सारे हंस कह रहे थे, ताऊ हमसे गलती हुई, तेरी बात नहीं मानी, पर अब नाराज मत हो, कोई उपाय तो सोच।
इस वृद्ध हंस ने कहा, जब कल बहेलिया आएगा तो सब मरने का नाटक करना, मूर्छित होकर पड़े जाना जाल में। जैसे ही वो एक एक को मरा हुआ समझ के निकाल कर फेंकेगा, सब बाहर गिरेंगे और मैं सीटी बजाऊंगा, तब एक साथ उड़ना। वही हुआ, बहेलिये ने सबको एक एक करके बाहर फेंका। इस अनुभवी हंस ने सीटी बजाई और सारे हंस एकदम उड़ गए। ये बहेलिया हक्का बक्का सा देखता रह गया। ये हमारे परिवार के जितने बड़े होते हैं, हो सकता है आर्थिक रूप से उतना नहीं कमाते हो जितना आप कमा सकते हो, लेकिन जीवन का अनुभव इनके पास इतना अधिक होता है। इनकी बात मानना, माता पिता का सम्मान करना। कभी कल्पना की है क्या आपने? ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने नहीं देखा, लेकिन माता और पिता ये जीवित ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा की तरह हमारा सृजन किया है, विष्णु की तरह हमारा पालन कर रहे हैं और शंकर की तरह हमारी त्रुटियों का संहार करते हैं। जो अपने माता पिता की बात पर भरोसा नहीं करता, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो सत्य का अनुशीलन नहीं करता, उसको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। देखने में छोटी सी लगने वाली चीज है सत्य। आज आप मोबाइल के कारण लगातार असत्य भाषण में लगे हुए हैं। सिंपल आपके जीवन में एक बात आ गई है, ऐसा झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं जिससे किसी को कोई नुकसान न होता हो, पकड़े न जाएं, कोई सजा न मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सत्य नैतिक मूल्य क्यों है? क्यों ऋषियों ने बचपन से हमको सिखाया? हर ग्रंथ में लिखा गया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, शोध कर सकते हैं, लॉजिकली चीजों को समझ सकते हैं। इस सत्य का हमारी मेमोरी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जो सदैव सत्य बोलता है उसको एक बार में कही गई, सुनी गई, दिखाई गई, देखी गई बात याद रहती है। और जो अनजाने में भी झूठ बोलता है, धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती जाती है। एक साइंटिफिक उदाहरण देता हूं। मान लो रमेश अपने कमरे में पढ़ रहा है। ध्यान से समझना क्या लॉजिक है मेमोरी का। मेमोरी कैसे बनती है? ज्ञानेंद्रियां हमारी आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, त्वचा से स्पर्श करके, जीभ से चख के, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी मेमोरी बनती है। और कोई छठवां साधन नहीं। इंद्रियां हमको सूचना देती हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है मेमोरी बनके। अब जरा ध्यान से समझो, रमेश पढ़ रहा है, उसके कान ने आवाज सुनी दरवाजा खटखटाए जाने की। फिर कान से आवाज आई, मां ने दरवाजा खोला, पिताजी की आवाज सुनाई दी, पिताजी अंदर आ गए, मां ने दरवाजा बंद कर दिया है। मेमोरी बन गई है रमेश की, पिताजी घर में आ चुके हैं। आधे घंटे बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार मां की अंदर से आवाज सुनाई दी रमेश को, बेटा रमेश देखना जरा कौन है। रमेश गया, दरवाजा खोला। दरवाजे पर वो अंकल खड़े हैं जिनको पिताजी से अपनी उधारी लेनी है। बड़ा अनुभवी है ये बालक तुम्हारी तरह, पिताजी से उधारी लेनी है। अंकल पूछ रहे हैं पापा हैं?
अब जो अंदर मेमोरी है वो अपने आप बाहर आने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है पिताजी अंदर हैं। पर व्यवहार कुशल रमेश, तथा कथित व्यवहार कुशल, बड़ा भोला बन के उस असली सूचना को धक्का देकर रोकता है और नकली सूचना गढ़ता है। अंकल, मैं तो पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं, मैं अंदर देख के आऊं। अंदर जाता है और फुसफुसा के पिताजी से कहता है वो अंकल आए हैं, क्या बोलूं? और पिताजी भी फुसफुसा के बताते हैं, मना कर दे। ये तथाकथित व्यवहार कुशल रमेश आकर कहता है, अंकल पापा तो अभी घर में नहीं। अंकल चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, पढ़ने में लग गया। पर क्या आपको पता है, इस इतनी सी छोटी सी बात ने इसकी मेमोरी को कितना दुष्प्रभावित किया? ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलने से जो हमारे अंदर की मेमोरी होती है, हमारे सिस्टम को समझ में आ जाता है कि ये तो किसी प्रकार सच बोलेगा ही नहीं, इसलिए वो मेमोरी आना बंद हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं स्मरण शक्ति का क्षय। इतने अनुभव के बाद ऋषियों ने ये सारे नैतिक मूल्य तय किए थे। इन नैतिक मूल्यों को आधुनिक शिक्षा में स्थापित करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से किया जा रहा है। व्यावहारिक शिक्षा फिर से प्राप्त हो, आध्यात्मिक पक्ष सारे विद्यार्थियों का बहुत बेहतर हो, इस दृष्टि से निरंतर चिंतन पूरे देश में भारतीय शिक्षण मंडल ने शिक्षाविदों के साथ मिलकर किया है। टास्क फोर्स में भी इस पर मध्य प्रदेश में विचार चल रहा है, कैसे आधुनिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए। अन्यथा तो आजकल की बहुएं, जो अल्ट्रा मॉडर्न बहुएं आ रही हैं, वो पहले शर्त रखती हैं हमें डस्टबिन नहीं चाहिए। सास ससुर उनके लिए डस्टबिन हो गए, क्योंकि नैतिक मूल्यों का बहुत ह्रास हो गया है। बहुत दिनों बाद उनको जीवन में समझ में आएगा उन्होंने अपने जीवन में क्या खोया है। इसलिए बहुत अच्छी पढ़ाई करो। ग्रेजुएशन में आपका जो प्रवेश हुआ है उसकी बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। पर्पज ऑफ लाइफ समझ लो, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी अपनी शक्तियां क्या हैं। गुरु के प्रति अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करो और उस श्रद्धा के सहारे अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करो। विक्रांत समूह की ये जो विशेषता है, यहाँ आपके सर्वांगीण विकास की चिंता की जाती है। वह परंपरा इस बार भी जो कि त्यों रहने वाली है। परमात्मा करे आप अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को छुएं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। समृद्ध भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, संपन्न भारत आप सबके माध्यम से बने, इसी प्रार्थना के साथ आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय। धन्यवाद सर। आपने अपने इतने सरल शब्दों में और इतनी कठिन बात जो शायद इस युवा पीढ़ी के लिए थी कि नैतिक मूल्य, और इतने सरल भाषा में कहानियों के ज़रिए इस युवा पीढ़ी को समझाया। मुझे नहीं लगता कि शायद इन 300 या 400 की संख्या में उपलब्ध एक भी बच्चे में से किसी को नैतिक मूल्य अब शायद समझ में ना आए। और आधुनिक शिक्षा के साथ शायद मुझे अब ये विश्वास है, या मैं कहूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी आधुनिक शिक्षा जिस भी विषय में ये लोग ग्रेजुएशन हासिल करने यहाँ आए हैं, उसके साथ साथ भारतीय संस्कारों परंपराओं का ये आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर बिल्कुल निर्वहन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
इसके लिए सर मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं संस्थान के प्राचार्य आदरणीय श्री आनंद बिसेन सर से अनुरोध करूँगा कि आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे आदरणीय श्री पचौरी जी एवं समस्त वेबिनार में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। धन्यवाद कुलदीप सर। सर्वप्रथम आदरणीय पचौरी जी को जो है सादर प्रणाम। मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस अवसर पर श्रीमान का जो है धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने व्यस्ततम समय में से जो है हमारे लिए ये समय निकाला और हमारे छात्रों को छात्रों को जो है लाभप्रद सिद्ध हुआ। कल अचानक थोड़ा सा मुझे पता चला कि सर आप जो है आज बिजी हैं, तो थोड़ा सा मुझे अंदर से जो है घबराहट हुआ, लेकिन फिर तुरंत जो है दूसरा मैसेज मिला कि सर ने जो है यस किया हुआ है। तो सही में सर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस चीज़ से। और आज बड़े ही सरल भाषा में, हालांकि मैं तो आपको कई बार जो है सुन चुका हूँ, और बड़े ही सरल भाषा में आपने जो है बच्चों को जो है जीवन का पाठ पढ़ाया और 100% बच्चों को जो है इससे जो है लाभ मिलेगा। मैं साथ ही साथ अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आदरणीय सेक्रेटरी सर, ग्रुप डायरेक्टर सर, मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन सर, आदरणीय चेयरमैन सर, मैं सभी का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करने के लिए जो है हमें अवसर प्रदान किए सर। और मैं अपने जितनी भी मेरी आईटी टीम उन सभी का जो है थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना इस कोरोना काल में जो है ये सारी चीज़ें जितनी आसानी से सरलता पूर्वक जो है हो पाया है, ये जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों की वजह से है। तो उन सभी को जो है धन्यवाद। और अंततः मैं अपने प्यारे बच्चों को जो है धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये बच्चों ने जितने तरीके से, जितने शांति मन से और सारी चीज़ें एकदम तल्लीन होकर मैं देख रहा था, और बच्चों की ऑडियंस जो है तो पार्टिसिपेंट लिस्ट थी, जैसे जैसे सर का जो है स्पीच शुरू हुआ तुरंत जो है बच्चे जो है और संख्या में जो है इंक्रीज होते गए। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों का जो है लगाव जो है दिखाता है। बच्चों ने पूरे मन से जो है इस पूरे सेशन को जो है अटेंड किया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना व्यस्तम समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्राचार्य जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो बच्चों, मैंने आप लोगों पे एक गूगल फॉर्म की लिंक भेजी हुई है। आप सभी बच्चे, मैं 5 मिनट और अभी रुकूंगा, बाकी सम्माननीय अतिथि और बाकी संबंधित प्रबंधन मंडल से गुजारिश है कि वो चाहे तो छोड़ सकते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजी हुई है, गूगल फॉर्म की लिंक है, आप लोगों को चैट के माध्यम से भेजी हुई है। यही आज की अटेंडेंस है, और इस गूगल फॉर्म के ज़रिए जो डेटा आपसे मांगा गया है, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आप ठीक तरीके से भरिएगा। यही गूगल फॉर्म का जो डेटा है, इसी की मदद से आज का जो प्रमाण पत्र है इस वेबिनार का, वो आपको मेल आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक अपना नाम ठीक तरीके से भरिएगा। और वेबिनार आपको कैसा लगा, डॉक्टर पचौरी जी ने जो भी आपको बताया मॉडर्न एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज से संबंधित, आपको अच्छा लगा तो आप उस गूगल फॉर्म में अपने रिमार्क, अपना फीडबैक ज़रूर भर दें। और इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात